कान में फंगल इन्फेक्शन एक फफूंदी का इन्फेक्शन है। जैसा कि हम लोग आजकल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सुन रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक फफूंदी, एक फंगल इन्फेक्शन है। इसलिए कान में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एक दूसरे स्पीसीज़ के द्वारा होता है, अमूमन जो कि एस्परजिलस और कैंडिडा स्पीसीज़ के द्वारा होता है, जो कि अमूमन नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है। वो कान के म्यूकोजा तक ही सीमित रहती है और ये कान में आजकल के मौसम में, जैसा कि ह्यूमिड क्लाइमेट है और वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ऐसे फंगस के ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और इस तरह से कान में पानी चले जाने के बाद नमी और गर्मी के कारण ये फंगस कान में ग्रो कर जाते हैं। कोई कान में हमारे इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई कान में गंदा पानी चला गया है और वो गंदा पानी वहीं कान के अंदर साफ़ नहीं हुआ है या पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, तो मुख्यतः यही कारण होते हैं। इसके अलावा जिसके कान में पर्दे में छेद होता है तो कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जो भी लोग जिसके इम्यूनिटी कम है, जैसा कि हम लोग पहले ही म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं या क्रॉनिक स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं या कोई भी ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, तो ऐसे लोगों में यदि कान में गंदा पानी या इंजरी होती है तो वहाँ पर फंगस ग्रो करने लगता है। फंगस का इन्हिबिशन बंद हो जाता है, फंगस को हमारी इम्यूनिटी इनहिबिट नहीं कर पाती है और ये मौसम उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फंगस के ग्रो करने के लिए। बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों के कान में कभी नहाते हैं, कभी कहीं से भी कुछ भी कान में डाल लेते हैं जिससे गंदा पानी या गंदा चीज़, कोई भी इस तरह की चीज़ चली जाती है या ट्रॉमा हो जाता है और उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या कान में डाल लिए हैं या गंदा पानी था नहाते समय या खेलते समय, और इंजरी भी हो जाती है। तो बच्चे और अर्ली फेज़ में बता भी नहीं पाते हैं कि कान की सफाई भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए बच्चों में ये कान के फंगस होने की ज़्यादा संभावना होती है। कान में फंगस होने पे जो मुख्यतः सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसमें कान में ईचिंग, खुजली होती है। इसके साथ साथ कान में से डिस्चार्ज भी आने लगता है, कुछ कान से बहने लगता है। और ये जो डिस्चार्ज होता है, जो कान में फंगस होता है, इसको कहते हैं कि जैसे ब्लॉटिंग, वेट ब्लॉटिंग पेपर होता है या भीगा हुआ न्यूज़पेपर जैसे होता है और भीगा हुआ न्यूज़पेपर जैसे टेक्सचर हो जाता है, उसी तरह का डिस्चार्ज फंगस में होता है। कान में ब्लॉकेज भी हो सकता है। फंगस यदि पूरी तरह से कान में भर गया है तो हमारे कान में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से कान में सुनाई भी देना कम पड़ सकता है और कभी कभी ये कान के हमारे पर्दे को भी प्रभावित करता है और पर्दे में ये छेद भी कर सकता है। मुख्यतः कान में सुनाई देने में कमी, कान में छेद हो जाना, कान में पेन होना, कान में ईचिंग या खुजली होना, कान से डिस्चार्ज होना, ये इसके मुख्यतः फंगस या ऑटोमाइकोसिस जिसको बोलते हैं, कान के अंदर फंगस इन्फेक्शन होना, उसके लक्षण होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, वो शुरुआती दौर में हल्का होता है, सतह पे होता है, सीमित होता है और उसको यदि हम जल्दी से जल्दी उस वहाँ से फंगस को हटाएं ना और उसको ट्रीट ना करें तो फंगल इन्फेक्शन के बढ़ने की संभावना होती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया है, कान के कैनाल में जो होता है, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको बोलते हैं, कान में जो छेद होता है वहाँ सीमित होता है, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर भी ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है और कान के पर्दे पर ये इन्फेक्शन हो जाए, हमारे कान के पर्दे को ये इन्फेक्शन की वजह से ये कान के पर्दे में छेद भी हो सकता है और ये मिडिल ईयर में भी ये फंगस का इन्फेक्शन जा सकता है। तो जिसकी वजह से यदि कान के पर्दे में, जिसको कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें छेद हो जाए या परफोरेशन हो जाए, मिडिल ईयर तक फंगस इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सारे कारण मिलके कान में सुनने की क्षमता में कमी कर देते हैं, जिसको कि हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी बोलते हैं।
मुख्यतः कॉम्प्लिकेशन जो पर्दे में छेद होना या कान के अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व या डिस्ट्रॉय करना, ये मुख्यतः कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लिकेशन होने का कारण यदि कोई किसी मरीज़ में है, जैसे कि यदि किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कोई बहुत ही हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉयड या स्टेरॉयड की दवा ले रहा है, किसी को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें जैसे कि जितने ग्राफ्ट के, जैसे मान लिया कोई रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है, किसी तरह का ट्रांसप्लांट के बाद या क्रॉनिक ट्रीटमेंट में इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं चल रही हैं, या फिर स्टेरॉयड दवा चल रही है, या डायबिटीज़ है, या किसी भी तरह से बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे लोगों में ये इन्फेक्शन ईयर के बियॉन्ड भी जा सकता है। ईयर के साथ साथ ये हमारे कान और दिमाग के बीच की जो कड़ी है उसको भी ये पार कर सकता है और दिमाग के अंदर भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। सबसे पहले हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं कि एक लोकल ट्रीटमेंट एंड ट्रीट एनी अदर कॉज, प्रीडिस्पोजिंग कॉज। लोकल ट्रीटमेंट में कान के अंदर जितने भी फंगल का डेब्रिस है, फंगल एलिमेंट है, वहाँ उसको सक्शन करके, सक्शन एंड क्लीनिंग करते हैं, वहाँ से सफाई करते हैं, क्योंकि फंगल एलिमेंट वहाँ पे रहेगा तो वो हमारे जो स्किन लेयर है, म्यूकोसा है, उसमें इन्वेजन करेगा, वहाँ पे वो ग्रोथ होता रहेगा। तो फंगल एलिमेंट जितना विजिबल होता है वहाँ से उसको सक्शन के द्वारा, सक्शन करके इरिगेटिंग सॉल्यूशन से कान के अंदर धुलाई करके उसको पूरी तरह से फंगस एलिमेंट को वहाँ से जो मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट होता है उसको हटाते हैं। तो ये तो सक्शन क्लीनिंग की बात हो गई। दूसरी चीज़ जो लोकल, उस जगह पे हम लोग एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंटी फंगल टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स के फॉर्म में आती हैं। तो ये दवाएं जो होती हैं, ईयर ड्रॉप को हम लोग दिन में 3 से 4 बार कान में डलवाते हैं और अमूमन 10 से 15 दिन तक ये कान में दवाएं डाली जाती हैं। और बीच बीच में कान के अंदर हम लोग ऑटोस्कोप से चेकअप भी करते हैं, देखते हैं कि फंगस का कोई स्पोर या फंगस का कोई एलिमेंट कान के अंदर मौजूद तो नहीं है, तो बीच बीच में उसकी सफाई भी करते हैं। और ये टॉपिकल एंटी फंगल ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मरीज़ को यदि कोई भी बीमारी, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा मरीज़ हो सकता है कि डायबिटीज़ हो या स्टेरॉयड थेरेपी हो, तो उसको डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल इसको बोलते हैं। पूरी तरह से ब्लड शुगर जो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, यदि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, चाहे फंगल हो चाहे बैक्टीरियल हो, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक परसिस्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी में परसिस्ट करता है। इसलिए साथ ही साथ हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए भी ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, अच्छे से रखना है। ऐसी कोई दवा जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम करती है, उसको भी हम डॉक्टर की सलाह पे उसके डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करते हैं। कान में फंगल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कान में गंदा पानी ना जाए। कान में गंदा पानी जाएगा, पानी अंदर ठहरेगा और वहीं से हमारा जो क्लाइमेट है वो उसके फंगस को बढ़ने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो कान में कोई भी चीज़, गंदा पानी ना जाए, किसी भी तरह से पानी ना जाए। और दूसरी तरह कान में किसी भी तरह की इंजरी या कोई भी चीज़, जैसे हम लोग बैठते हैं, कोई भी चीज़ कान में, चाहे कोई चाबी हुई, स्टिक हुई, तो कान में हम लोग डाल देते हैं, तो कान में इंजरी होने लगती है। तो कान में किसी भी तरह के इस तरह के फॉरेन मटेरियल को कान में डालना नहीं जाता है। और कान में किसी भी तरह के पानी या कोई भी चीज़, गंदी चीज़ को डालने से अवॉइड करते हैं। और जब भी इस तरह की कोई संभावना लगे, कान में खुजली या ज़रा सा भी पेन या डिस्चार्ज, तो जल्द से जल्द ईएनटी विशेषज्ञ से सलाह लीजिए कि जिससे कि वो फंगस इन्फेक्शन को हम शुरुआती दौर में ही कंट्रोल
कर सकें जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके।